नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें पीआरटी की तैयारी करने वाले यानी 1 to 5 की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को मद्देनजर रखते हुए कि एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं ले सकते हैं बल्कि अच्छे खासे रैंक भी कैसे आप पा सकते हैं ताकि आपको मन मुताबिक जगह पर पोस्टिंग हो सके। तो चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा पहले वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे और हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हो। तो मेरा नाम गुड्डू पांडे है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सामाजिक विज्ञान जो होता है उसके अध्यापक के रूप में हम चयनित हुए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अरे ये तो 6 to 8 के टीचर में चयनित हुए हैं। हालांकि मैं टीजीटी का भी एग्जाम दिया हूं और टीजीटी का भी रिजल्ट नहीं आया, उसमें भी अच्छा खासा नंबर है और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी सिलेक्शन मेरा जनरल में ही हो जाएगा। हालांकि 6 to 8 में भी मेरा सिलेक्शन जनरल में ही हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि टीजीटी में भी आ जाएगा और आएगा तो आप लोग को चैनल के माध्यम से पता चलेगा ही। तो लेकिन कुछ वह लोग जो लोग सोचेंगे कि पीआरटी का कैसे बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि पीआरटी का भी मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी के एग्जाम में बैठ चुका हूं, बहुत अच्छा नंबर उसमें अचीव कर चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य रहा हम लोग का, बीएड वालों का, कि उसमें हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया, नहीं तो उसमें भी हमारा सिलेक्शन जनरल में होता। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीआरटी का टीआरई 1 में जनरल का कटअप जो है 67 गया था, 67 गया था और मेरा जो नंबर है लगभग 69 के करीब में नंबर था। तो उसमें भी सिलेक्शन अगर बीएड को लिया जाता तो कहीं ना कहीं जनरल में ही देखने को मिलता। तो मुझे इस पर काफी तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर आप लोग को बता सकते हैं कि हाँ कैसी कैसी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और हालांकि मैं बहुत ज्यादा इस पर एनालिसिस भी करके तब आप लोग के सामने यह वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हमारा प्रीवियस जो भी वीडियो देखिए, चाहे कटअप से रिलेटेड चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन से संबंधित वीडियो हो, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। मैं एक एक वीडियो पर पूरी मेहनत करके तब वीडियो देने का प्लान करता हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को आप लोग देखते होइएगा आते हैं और किसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मेरे यहाँ इस चैनल पर ऐसी बात नहीं है। जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता हूं उस कंटेंट से तब तक आप लोग को प्रोवाइड नहीं कराता हूं। और यह चीज आपको इस वीडियो में भी आगे देखने को मिलेगा कि मैं कितनी मेहनत करके आप लोग के सामने यह वीडियो यह स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यह वीडियो पीआरटी का है, इसके बाद 6 to 8 का सारे सब्जेक्ट का और उसके बाद फिर आपको 9, 10 का, 11, 12 का सब्जेक्ट वाइज आएगा स्ट्रेटेजी। और उसके बाद जीएस का भी स्ट्रेटेजी वीडियो, जैसे बहुत लोग का 20, 22 या इवन 16, 17, 14 तक भी नंबर बहुत लोग को आ पाता है, ज्यादा नहीं आ पाता है, खास करके महिलाओं को। हालांकि जेंट्स में भी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा नंबर लोग को नहीं आ पाते हैं जीएस में। तो 30+ नंबर कैसे आए इसका स्ट्रेटेजी वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट को लेकर भी इधर थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो हालांकि वीडियो आपको निरंतर देखने को मिलेगा और लगातार वीडियो आता रहेगा। आज से शुरू हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिए, चैनल को नोटिफिकेशन जो होता है उसको ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, या कहीं अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां भी शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इस वीडियो से बेनिफिट्स मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पीआरटी का सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको है विज्ञान, आपको पढ़ना क्या क्या है, विज्ञान पढ़ना है, भूगोल और पर्यावरण पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। वही बात करें आधुनिक भारत में यानी इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ना है यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है आप लोग को, मैथ पढ़ना है, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर पढ़ना है और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर भी शो रहा होगा, आप देख सकते हो। इसमें बात करें प्रश्नों की संख्या किसमें कितनी होती है, तो टीआरई 1, 2 और 3 तीनों को एनालिसिस करने पर मैंने पाया कि लगभग विज्ञान से बात करें तो 20 से 22 प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। वही बात करें भूगोल और पर्यावरण दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो दोनों को कंबाइन करके अगर आप देखिए तो 30 से 32 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। वही मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हालांकि एक तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी प्रश्न या मेडाइवल से भी डाल देता है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 120 में 120 सही कहां किसी का हो सकता है। तो सिर्फ आपको मॉडर्न इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें 15 से 18 प्रश्न, कभी कभी इसकी संख्या तो 20 क्रॉस भी कर जाती है, तो यह आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो 8 से 10 प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस की देखने को मिलेगा। और वही बात करें गणित का तो गणित का भी आपको 12 से 15 प्रश्न देखने को मिल सकता है। करंट की बात करें तो 10 से 12 प्रश्न और वहीं रीजनिंग की बात करें तो 12 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये कहां से पढ़ना है, अब इसका हम स्रोत पर बात करते हैं। और जो हम स्रोत बताएंगे तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम हवा में आप लोग के सामने आकर और अपने मन से कुछ बोल देंगे। इसका प्रमाण आप लास्ट में देखिएगा जब हम वीडियो बताएंगे विथ प्रूफ के साथ, यानी कौन सा प्रश्न उसका आप लोग देखिएगा। मैं कटिंग भी लगाया हूं और जिस बुक से पूछा है उसका भी कटिंग मैं लगाया हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको पढ़ने में और ताकि रूटीन बनाने में सहूलियत हो। तो पढ़ने का स्रोत क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें भूगोल या ईवीएस को कैसे पढ़ें, तो भूगोल के लिए आप तैयारी क्या कीजिए कि 6 to 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए।
और उसके साथ SCRT भी कोशिश कीजिए कि पढ़ ही ले। अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है। SCRT कहने का मतलब क्या, बिहार सरकार, और NCERT कहने का मतलब केंद्र सरकार। तो NCERT तो नेसेसरी है, पढ़ना ही है, लेकिन SCRT की बात करें तो SCRT भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न ज्योग्राफी में या EVS में देखने को मिल सकता है। तो 6 to 10 तक का पढ़ लीजिए ज्योग्राफी, NCERT और SCRT दोनों। और साथ ही एक महेश कुमार बर्नवाल का फोटो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। महेश कुमार बर्नवाल का बुक आता है सार संग्रह, NCERT सार संग्रह, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं। हिस्ट्री दिया रहता है, पॉलिटिकल साइंस दिया रहता है, इकोनॉमिक्स दिया रहता है, साइंस तीनों दिया रहता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद हिस्ट्री में तीनों सेक्शन दिया रहता है, एंशिएंट, मेडाइवल और आपको कह दे कि मॉडर्न। तो हालांकि सारे चीज आपको EVS भी दिया रहता है, कंप्यूटर भी दिया रहता है। तो हालांकि इसमें आपको सिर्फ जो मैंने बताया सब्जेक्ट वही चुन के उसमें से पढ़ना है। जैसे उसमें आपको एंशिएंट, मेडाइवल नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है सार संग्रह से। उसके बाद इतिहास में तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। और विज्ञान की बात करें तो आपको वही जो तीनों दिया है सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सार संग्रह में, तीनों पढ़ना है। और इस तरह से अगर भूगोल की बात करें तो उसमें भूगोल भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और भारत का भी भूगोल है। तो वहां से आपको सार संग्रह से भी पढ़ना है ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी के लिए क्या क्या हो गया, 6 से 10 तक NCERT प्लस SCRT, और साथ में सपोर्टिव बुक के रूप में कौन सा, महेश कुमार बर्नवाल का सार संग्रह। चलिए विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान की यानी साइंस की बात करें तो इसके लिए भी आपको 6 to 10 तक का साइंस पढ़ना है। और कौन से प्रकाशन का पढ़ना है, तो NCERT पढ़ना है। यानी इसमें SCRT आप नहीं भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ NCERT पढ़ लीजिए, वो भी 6 से 10 क्लास तक की। आपको लगभग साइंस में 90% चीजें वहीं से कवर हो जाती है, और थोड़ा जो 10% छूटेगा तो वही सार संग्रह जो आप बुक रखिएगा उसमें का तीनों सेक्शन आप साइंस का पढ़ लीजिएगा। वही मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप 8 क्लास का सिर्फ NCERT पढ़िए और SCRT भी पढ़िए। SCRT पढ़ने से ही होगा, देखिए जब मैं SCRT कहूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि बिहार सरकार की पुस्तकें की बात मैं कर रहा हूं, और NCERT यानी केंद्र सरकार की। तो जब SCRT पढ़िएगा तो यही होगा कि जो बिहार स्पेशल से जो 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, वह आपको 8 क्लास का SCRT का आधुनिक भारत का किताब पढ़िएगा तो वह आपको देखने को उसमें सारा चीजों से कवर हो जाएगा। वही बात करें सपोर्टिव बुक, इसके लिए क्या पढ़े हिस्ट्री के लिए, तो वही सार संग्रह बहुत बेहतर बुक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है। उसका सिर्फ मॉडर्न सेक्शन अच्छे से कर लीजिए। और एक चीज हम और कहेंगे इसके साथ कि आप लूसेंट में, लूसेंट जो आती है थ्योरी वाला हरा वाला बुक, उसका फोटो मैं लगा दे रहा हूं, देख लीजिए। तो लूसेंट का आप जो मॉडर्न सेक्शन में कांग्रेस अधिवेशन है खास करके वह जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कुछ प्रश्न गांधी जी से या कांग्रेस से रिलेटेड पूछ दिया जाता है अधिवेशन से संबंधित, कि गांधी जी ने किस अधिवेशन से खादी पहनना शुरुआत किया, गांधी जी ने किस अधिवेशन से लंगोट पहनना शुरुआत किया, गांधी जी के किस अधिवेशन, कांग्रेस किस अधिवेशन में जितने भी गांधीवादी लोग थे सभी एक विचारधारा को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इस तरह के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वह आपको लूसेंट में दिया हुआ है, वो भी कहां, सारा उसका मॉडर्न नहीं पढ़ना है। मॉडर्न बाकी आप तो सार संग्रह से और NCERT से जो 8 क्लास का उससे कवर हो जा रहा है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अधिवेशन सिर्फ आप लूसेंट से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 8 का NCERT, 9th का SCRT और 10th का NCERT, यानी तीनों का NCERT तीनों क्लास का आपको पढ़ लेना है। साथ ही पॉलिटी आपको सार संग्रह में भी दिया रहता है, वहां से सभी को पढ़ना है, जो कि 50-60 पेज में हुआ है, उतना ही में आपका कवर हो जाएगा। वही बात करें गणित का, तो गणित की बात करें तो गणित में आपको कहां से पढ़ना है, तो सबसे बेहतर होगा जिसको गणित एकदम नहीं आती है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एनालिसिस आपको यूट्यूब पर तमाम चैनलों के माध्यम से मिल जाएगा वीडियो, तो उसका एनालिसिस देख लीजिए और बेसिक तरीके से उसको बना जाइए। और जिसको आती है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस चैप्टर है जिससे प्रश्न आते हैं आपको, जैसे घात घातांक हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, आयु संबंधी प्रश्न हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बात करें परसेंटेज हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, नल और टंकी, सिक्का, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं, इसमें सिर्फ आपको आयत, वर्ग, कोण, त्रिभुज, इसी सब का आपको लंबाई, चौड़ाई और क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। बाकी आपका काम इतना से बन जाता है। यानी प्रीवियस ईयर का मैथ कर लेते हैं, जो BPSC अपने प्री में पूछती है 10 क्वेश्चन मैथ का, वह और TRE में भी जितने GS में पूछे गए हैं मैथ, चाहे 1 to 5 में जो पूछा गया है उसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैथ के लिए आपको एनफ हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप आर्य सगवाल का पूरा किताब बनाने बैठ जाइए, ऐसी बुक, ऐसी रणनीति नहीं रखना है जिससे आप एक ही सब्जेक्ट में फंसे रह जाइए और बाकी सब्जेक्ट आपका स्किप हो जाए। वही बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए भी सेम कंडीशन आपको है, प्रीवियस ईयर उठाइए, उसको बना जाइए और उसी बेस पर आपको आगे भी प्रश्न देखने को मिलेगा, उसको बना जाइएगा। वही करंट की बात करें तो करंट कैसे पढ़ा जाएगा, तो करंट के लिए हम आप सभी से कहेंगे कि पर डे कम से कम 10 करंट, कोई भी चैनल को फॉलो कीजिए, 10 करंट मिनिमम ऐसे पढ़िए।
याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, बस लेकिन 10 ऐसे रूटीन में डाल लीजिए कि 10 करंट हमको देखना ही है। और जब एग्जाम के 1 से 1.5 मंथ बाकी रहता है, एग्जाम डेट घोषित हो जाता है, उसका 1 से 1.5 मंथ बाकी रहता है, तो आप किसी भी प्रकाशन का आप वार्षिकांक ले लीजिए, जैसे स्पीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया या दृष्टि हो गया, किसी का एक प्रकाशन ले लीजिए जो वार्षिकांक होता है, वर्ष भर का होता है। और अभी मत लीजिए, जब एग्जाम के 1 महीना रहेगा तब लीजिएगा, यानी कि उस समय अपडेटेड रहेगा, उस समय तक का रहेगा। और एग्जाम में चूंकि करंट जो पूछता है ज्यादा क्वेश्चन पिछले 6 महीना से रहता है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कोई पिछले 1 साल से संबंधित रहेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लेटेस्ट अपडेट जो 1 महीना रहे एग्जाम का, तब उस समय आप वार्षिकांक खरीदिए और उसमें जो पीछे दिया हुआ रहता है प्रश्न मंथली वाइज, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके, उसको पूरा पढ़ जाइए। साथ ही उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा लगा जाइए। और जो इंपॉर्टेंट कुछ संस्था है जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, या इसरो से संबंधित जो लेटेस्ट उपग्रह वगैरह लॉन्च होते हैं उस सबको देख लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर को देख लीजिए, इस सब प्रश्न पढ़ लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन करंट में सही हो जाएगा। मैंने बात करें, मैं 8 में 8 करंट सही किया हूं, हम लोग के जीएस में जो पूछता है उसमें अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो यह कंप्लीट स्ट्रेटेजी हुआ। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है, मेहनत करिएगा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि TRE 4 में कंपटीशन भी काफी होने वाला है, तो PRT में वैकेंसी भी अच्छी खासी रहती है। तो जो पढ़ेगा ठीक ठाक पढ़ेगा, अपने ऊपर समय देगा, मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन हो ही जाना है। तो यह हो गया स्ट्रेटेजी। और हिंदी के लिए क्या, जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के लिए मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जिसका साफा वीक है, एकदम लैंग्वेज नहीं आता, उसको ये भी मैं बता रहा हूं कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले किसी का उठाइए और एक मैराथन वीडियो उठाइए जो 3-4 घंटा का होता है, पूरा देख जाइए। उसी में आपको इतना तो जरूर पता चल जाएगा जिससे आपका एग्जाम लैंग्वेज क्वालिफाई हो जाएगा आसानी से, 14, 15, 16 नंबर तक भी आ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उतना कर लीजिएगा हिंदी में, तो आपका हो जाएगा। तो यह हो गया आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी की तैयारी कैसे करेंगे। अब बात करेंगे कि इसका प्रैक्टिस अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो कंटेंट आपके पास तैयार हो गया, तो प्रैक्टिस कैसे लगाए। तो प्रैक्टिस के लिए आपको हम बोलेंगे कि यूथ कंपटीशन का आता है सामान्य अध्ययन, उसमें आपको TRE में जो पूछा गया है BPSC के द्वारा वह प्रश्न, या LDC में जो पूछा गया है BPSC के द्वारा वह प्रश्न, या अन्य भी जो PCS एग्जाम होते हैं, स्टेट एग्जाम होता है, उससे संबंधित सारे प्रश्न उसमें दिए गए हैं और विथ डिटेल वाइज दिया है। तो उसका नाम है यूथ कंपटीशन, में उसका फोटो लगा दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, यूथ कंपटीशन सामान्य अध्ययन। उसमें 1992 से लेकर अभी तक का पूरा सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग लगा लीजिए। और सिर्फ क्वेश्चन लगाइए नहीं, उसका डिटेल भी पढ़िएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वहां से देख लीजिएगा। और रुक्मिणी प्रकाशन का जब एग्जाम नजदीक होता है, 1 मंथ 1.5 मंथ रहता है, तो बहुत सारे प्रकाशन का आता है, रुक्मिणी का आता है, किरण का आता है, तो उसका भी आप लोग ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट और उसका लगा सकते हैं। या रुक्मिणी प्रकाशन का आपको क्वेश्चन बैंक आता है TRE का, तो उसको लेकर आप जितना GS का प्रश्न है सारा लगा जाइए, उससे बहुत हेल्प होगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो जाता है किसी भी एग्जाम में, समझिए कि पिछले ईयर जो पूछे गए होते हैं। तो यह हो गया कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अब मैं वह वीडियो लगाता हूं जो आप लोग देखिए कि उसमें मैंने खोज के बताया कि किस पुस्तक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन भी लगा दे रहा हूं और आपको उसका प्रूफ भी लगा दे रहा हूं, तो आप लोग उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाले दिनों में और भी जो स्ट्रेटजी वीडियो आने वाला है, या समय समय पर हम आपको गाइड करते रहेंगे, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी रेगुलर वीडियो आता रहता है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा तैयारी करने में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वह वीडियो देख लीजिए, काफी हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एक प्रश्न था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यह आपका प्रश्न स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इसका आंसर कहां से मिलता है, तो आपका एक पुस्तक आता है महेश कुमार बर्नवाल का सार संग्रह, NCERT सार संग्रह, उसका मॉडर्न सेक्शन में आप जाके देखिएगा तो सेम लाइन यही दिया हुआ है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। उसका मैं कटिंग लगा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड प्रश्न, अभी हम सिर्फ प्रश्न और उसका प्रमाण लगा रहे हैं, आप देखते चलिए। सेकंड प्रश्न है आपको, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। यह क्वेश्चन आपको NCERT क्लास 9th का पॉलिटी का बुक पढ़िएगा, वहां आपको देखने को मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह अगर आप ज्योग्राफी की NCERT की पुस्तक पढ़ते हैं क्लास 7 की, वहां से आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। और उसका कटिंग आप देख सकते हैं कि यह भी महेश कुमार बर्नवाल का जो मैंने बताया सार संग्रह, उसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, सेम लाइन से दिया हुआ है, सारे जो भी पड़ोसी देश है उसके साथ कितना सीमा लगता है वह चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया। यह भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का अगर आप पढ़िएगा तो वहां से डायरेक्ट या लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। एक यह क्वेश्चन है, बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन था। तो इसका देख लीजिए सेम सार संग्रह जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आप देख सकते हैं, यहां लगाया हुआ है कटिंग, इसमें दिया हुआ है कि वहाबियों का मुख्य केंद्र कहां था, तो पटना था। सारे प्रश्न आपको जो बुक में लगा रहा हूं उसका पूरा डिटेल मैं देने वाला हूं कि कहां से पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है, आप लोग देख लीजिए, हम उसका प्रमाण भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। और यह क्वेश्चन का आंसर आपको जब 9th क्लास का पॉलिटी पढ़िएगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1991 हो जाएगा, और यह आपको एनसीईआरटी के पुस्तक में दिया हुआ है। इसलिए हम जो भी प्रश्न आपको दिखा रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, हालांकि पूरा प्रश्न तो वीडियो में ले पाना संभव नहीं है, लेकिन जितना हम ले सकते थे और जितना का हमने प्रूफ खोज पाया है उतना का प्रूफ आप सभी के सामने रख रहे हैं। और आप लोग देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही ये देखिए, एक है प्रश्न, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। लौह स्तंभ के बारे में आपको पूछेगा तो यह आपको मिल जाएगा क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें लौह स्तंभ की चर्चा की गई है। हालांकि आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी या 7th का नहीं पढ़ना है, खास करके हिस्ट्री का, क्योंकि उसमें एंशिएंट और मेडाइवल रहते हैं, तो आपको सिर्फ क्लास 8 का पढ़ना है, और वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन आपको सार संग्रह में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन था साइंस से कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और एनसीईआरटी के किस क्लास में मिलेगा, तो क्लास 6 में, क्लास 10 में मिल जाएगा आपको। और वहां पे एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन करके साइंस में, तो क्लास 10 में एनसीईआरटी में आपको यह चीज देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहां से पढ़ लेते हैं या एनसीईआरटी सार संग्रह जो हम बताए हैं उसमें अगर आप साइंस वाला पोर्शन जाके देखते हैं तो वहां फिजिक्स के पोर्शन में आपको सेम क्वेश्चन हम लगा देते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें औतल होता है, लेकिन यह इस साइड वाला पूछा हुआ है। लेकिन सार संग्रह में देखिएगा तो वह फ्रंट, जो गाड़ी के फ्रंट जो मिरर होता है उसमें कौन सा लगा है वह दिया है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो रिलेट करके बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आदमी को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में उस समय थे। तो यह भी क्वेश्चन आपको सेम लाइन बाय लाइन मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी सार संग्रह पॉलिटी में। इसका कटिंग मैं लगा दिया हूं, देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आप इसमें देख सकते हैं, और उस हिसाब से 73वां 74वां संविधान संशोधन आप सभी को पता है कि 1976 और 78 में हुआ था। तो इससे आप कोरिलेट करके इसको आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ। और इसका आंसर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा, लगा हुआ है किस वर्ष इसका प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो इसका भी आंसर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में एकदम लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। और इसका आंसर की बात करें तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह पॉलिटी खोलिए, और उसमें आप राष्ट्रपति का जो पोर्शन एक ही पास दिया हुआ है उसका कटिंग आपके सामने शो कर रहा होगा। क्योंकि हम जहां जहां दिया है उसका नाम बता दे रहे हैं बुक का, और उसका कटिंग मैं लगा दिया हूं, आप लोग देखते चलिए। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा था, तो यह क्वेश्चन कहां आपको मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में मॉडर्न पोर्शन में मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल में मिल जाएगा। और मैं एक चीज बता देता हूं, कोई